नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, हाल ही चुनाव में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन ना जाने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा लगा और उन्होंने कहा कि परिवारवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने खुद कहा कि अगर लगता है सांसदों को कि उनके बेटों को टिकट नहीं देकर के पाप किया है तो मैं ये पाप कबूल करता हूं। अब सवाल ये उठता है कि राजनीति में परिवारवाद कितना हावी है। अगर हम शुरुआत करते हैं गांधी परिवार से तो आपने देखा ही होगा, ठाकरे परिवार की बात करते हैं उसमें भी आपने देखा, अखिलेश यादव परिवार की बात करें, लालू प्रसाद यादव परिवार की बात करें या पासवान परिवार की बात करें, परिवारवाद तो है। भाजपा भी परिवारवाद से अछूती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है। हालांकि जो सियासतदान है वो ये तर्क देते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, पायलट का बेटा पायलट बनना चाहता है, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बनना चाहता है, तो राजनीतिज्ञ का बेटा जिसने अपनी सारी पूंजी इन्वेस्ट की होती राजनीति में, उसका बेटा क्यों ना राजनीतिज्ञ बने। चर्चा करेंगे एम.के. जोगी जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से। जोगी जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर राशिद चौधरी कांग्रेस से हैं, आपका भी स्वागत है। ठाकुर अभिजीत जसरोटिया, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, आपका भी स्वागत है। अभिजीत जी, आप इसे शुरुआत करते हैं। क्या लगा होगा प्रधानमंत्री जी को? क्या वाकई आपके सीनियर लोग नाराज हैं जिनके बेटों को टिकट नहीं दी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब एक विकल्प बनकर एक बहुत बड़े बहुमत के साथ 2014 में जब आई थी तो किसके अगेंस्ट वो विकल्प बनकर आई थी? वो डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स के अगेंस्ट बनकर आई थी। इतने सालों से जो हिंदुस्तान ने डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स की वजह से एक खमियाजा जो उठाया है, उसका एक विकल्प बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरी है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाया कि ये जो पार्टी है ये सब उसके साथ है, जो इंसान के अंदर काबिलियत है, जो आगे बढ़ सकता है वही आगे आएगा। परिवारवाद की या परिवार की स्टैंप लगे हुए नेता हमारे को नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने काबिलियत के ऊपर जो है अपनी सरकार को आगे पेश किया। यही हमारी कामयाबी का मूल मंत्र भी है। आपने कुछ परिवारों के नाम तो लिए, लेकिन आपने हमारे जम्मू कश्मीर में जो परिवारवाद की जो कुछ परिवार है उनके नाम आप लेना शायद भूल गए। उसके अंदर मुझे लगता है अब्दुल्ला परिवार, आप देखिए शेख साहब के समय से शुरू हुआ, उसके बाद फारूक साहब, उसके बाद उमर साहब के पास कौन सी क्वालिफिकेशन थी मुझे आज तक समझ नहीं आई। फारूक साहब तो डॉक्टर थे, उनके पास कौन सी क्वालिफिकेशन थी वो समझ नहीं आई। इसी तरह से अगर आप देखिए तो मुफ्ती परिवार है, उनका भी ये डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स का आगे लेकर आए। डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स से जब आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सीमित कर देते हैं अपने परिवार के अराउंड ही घूमने के लिए। आज कांग्रेस का जो भी हाल हो रहा है सिर्फ अपनी उस डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। तो मुझे लगता है इससे ऊपर उभर कर, और प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो सबके लिए कही है। ये नहीं कि हम कहेंगे ऑपोजिशन के लिए कही है, वो अपनी पार्टी के लिए भी कही है। अगर हमारी पार्टी में भी कोई सोचता है कि परिवारवाद की वजह से अगर उसको आगे लाया जाएगा तो बिल्कुल भूल जाए। काबिलियत जरूर है, काबिलियत के अंदर अगर किसी नेता का बेटा नेता बनता और वो काबिल है तो मुझे गलत नहीं लगता। लेकिन आपके अंदर काबिलियत नहीं है और आप फिर भी अपने ही बेटे को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो आप खुद सोचिए ये परिवारवाद नहीं है। और उस परिवारवाद की शिकार आज कांग्रेस पार्टी हुई है, ये आपके सामने है। भाजपा दूध की धुली हुई है, क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है? मैंने एक बात तभी मैंने कही कि अगर कहीं पर काबिलियत है तो काबिलियत में फिर ये भी ना किया जाना कि ये अगर ये किसी परिवार से ताल्लुक रखता है तो उसकी काबिलियत को हम पीछे कर दें, वो गलत होगा। अगर कोई काबिल है तो फिर अगर उसका बाप दादा अगर पॉलिटिशियन रहे, अगर उनका आगे बेटा या पोता भी अगर वो दमखम रखता है तो जरूर उसको आगे लेकर आना चाहिए। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, बड़े कामयाब हमारे एक मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी। अब अगर कहें कि उनकी काबिलियत की, मैंने जिक्र करना था, बिल्कुल, अगर उनकी काबिलियत है और अपनी काबिलियत के कारण जहां जहां पर वो गए हैं, और अगर आपको मैं एक बात बताऊं, हिमाचल प्रदेश में मैं जिन दिनों में था, हिमाचल प्रदेश में वो यूथ के मासेस के एक लीडर हैं। हर इंसान जो है आज हिमाचल में जो भी हमारा था उनमें यूथ में उन्होंने काम किया और बचपन से मुझे लगता है कि सियासत की तरफ उन्होंने अपने एक कदम बढ़ाए और बड़े कामयाब होकर आगे गुजरे हैं। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री जी ने इशारा किसकी ओर किया? इशारा उसकी ओर किया है जहां पर आगे काबिलियत नहीं है, लेकिन अगर अपने परिवार की स्टेप लेकर कोई आगे बढ़ना चाहता है उसको टोटली खारिज कर उन्होंने ये बात की है। और ये इशारा कहीं ना कहीं कांग्रेस और बाकी पार्टी की तरफ जाता है। अभिजीत जी ने अगर शब्द का इस्तेमाल करके काफी पर्दादारी कर दी है, लेकिन डॉक्टर राशिद चौधरी जी आप बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि ये परिवार ने जैसे कहा है, बाई एंड लॉज उनका जो कंटेंट है वो सिचुएशन करेक्ट है, वही देश की स्थिति। और वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी
पार्टी हो, कहीं ना कहीं मेरिट को देख करके बहुत सारी जगह पे अगर कोई राजनीति में आना चाहता है और या शुरू से समाज में उसको सोसाइटी वैसी मिली, इन्वायरमेंट वैसा मिला, कोई किसी आदमी का ग्रूमिंग ऐसा हुआ, तो उसमें कोई, मैं नहीं समझता कि कोई बुरी बात है। बहरहाल जस्ट फॉर द सेक ऑफ के वो सपोज किसी आदमी का बेटा है, किसी आदमी की बेटी है, तो उसी की वजह से किसी को भी मुझे लगता है कि थोप देना जनता पे या लोगों पे कोशिश करना, तो लोग उसको स्वीकार ही नहीं करते। सीधी बात है, लोग उसको मानते नहीं, लोग उसको चुनेंगे नहीं, सांसद नहीं बनाएंगे, एमएलए नहीं बनाएंगे। और जब कोई चुन के आ जाता है, चाहे वो पार्लियामेंट में आए, एमपी आए, मेंबर पार्लियामेंट आए या लेजिस्लेटिव असेंबली में आ जाए, तो फिर मुझे लगता है कि इस पे बहस करने का कोई अधिकार किसी को नहीं बनता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि वो व्यक्ति, वो लड़की या लड़का, आदमी या मर्द या औरत अपना आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, लोगों के सामने ले गया, लोगों ने उसको चुना और चुन के जो है स्टैम्प लगाया। वो भले ही अनुराग ठाकुर हूं, भले ही उमर अब्दुल्ला हूं, भले एक्स हूं, वाई हूं, जेड हूं, अखिलेश यादव हूं या कोई भी हूं। मुझे लगता है कि एक प्रक्रिया है, एक जैसे सारी चीजों का एक प्रोफेशन का हिसाब है, हमारा भी पॉलिटिक्स में भी एक प्रोफेशन का प्रोसेस है। उस प्रोसेस के थ्रू जो जो लोग गुजर के आते हैं वो कोई आम लोग नहीं होते, उनको जनता जानती है और जनता जनार्दन है, जिसको चाहे जब चाहे जहां बैठा दे, जब चाहे इंदिरा जी को 2 सीट पे ले आए और फिर बहुमत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दे दे, जब चाहे बीजेपी को 2 सीट पे रखे और उसके बाद आपका कितनी अच्छी मेजॉरिटी बीजेपी को और मोदी जी को दे दी जनता ने। अभी 4 सीटों में कांग्रेस पार्टी को जो था वो साफ कर दिया, बीजेपी को बहुमत दे दिया। ये तो जनता तय करती है। और जो लोग जीत के आते हैं, जिनको हम परिवारवाद के नाम पे कभी कोई पर्सनलाइजेशन भी कर लेते हैं, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ देम कहीं ना कहीं इस बात पे लोगों की स्टैंप लगती है, उसी के बाद वो पब्लिक लाइफ में आते हैं। जी, लेकिन डॉक्टर आशीष, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, और मैं बार बार ये जिक्र करता हूँ कि जब टीम हारती है, कप्तान और कोच को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। क्यों नहीं हटाया जा रहा है गांधी परिवार के सदस्यों को? देखिए, गांधी परिवार के सदस्यों को जो CWC मीटिंग हुई, उसके आउटकम्स जो हैं उनमें सबसे पहला ये था कि सोनिया जी ने ऑफर किया क्विट करने के लिए, जो सारी CWC ने नहीं माना। दूसरी बात ये है कि राहुल जी पहले ही रिजाइन कर चुके हैं, वो सिर्फ इलेक्शन के बाद देखा जाएगा कौन। तीसरी बात ये है कि आज पार्टी ने कल जो है लेटर लिखा और जितने PCC प्रेसिडेंट्स थे उनके रिजिग्नेशन आ गए। अब जो है अगला स्टेप जो है शिविर हो रहा है, शिविर के बीच में ही, उसके पहले ही जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं रेस्पेक्टिव स्टेट्स के, इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी, सबका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है, वो हो जाएगा। और इसमें किसी के लिए कुछ नहीं। और जब चुनाव हारे तो राहुल गांधी ने खुद एक्सेप्ट किया और खुद कहा कि वॉलंटरली, उसके बाद सारी पार्टी ने जोर लगाया। राहुल गांधी ने उसको अभी तक डिसीजन को माना नहीं कि मैं बन जाऊं। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि आप मेंबरशिप जो हमारी चल रही है, मेंबरशिप कंक्लूड हो, प्रॉपर सेशन बुलाया जाए, सेशन में जिस लोगों को लोग पार्टी के वर्कर और लीडर्स चुनेंगे, वो आदमी पार्टी का लीडर बन जाएगा। ये अभी लगता है प्रोपेगेंडा बड़ा एब्सोल्यूट लगता है, और ये बहस के लिए मुद्दा भी बड़ा अच्छा बनता है कि परिवारवाद है, डायनेस्टी है, ऐसा है, वैसा है। बट जब इसको कुल मिला के देखा जाए तो गांधी परिवार वो है कि जिसने कांग्रेस को इकट्ठा रखा है, एक थ्रेड है जो जोड़े मोती की माला जो है उसको परो के रखता है। और जो कहीं अपोजिशन, उनका हक बनता है, उनका अपना अधिकार बनता है जो लोग कहते हैं, क्योंकि वो नहीं कहेंगे तो कैसे काम बनेंगे कि भाई इनको एक स्ट्रेटेजिक मूव के तहत गांधी परिवार को कांग्रेस को अलग करने की साजिश है। ये अलग करने से 2 फोर्सेस जो हैं वो जो है उनमें यूनिफिकेशन नहीं रहती, उनका यूनिडायरेक्शनल फोर्स नहीं लगता है। और यही तो सारी स्ट्रेटेजी है जिसको गांधी परिवार चाहता है कि हमें भाई आप साइड कर दो। बट पार्टी के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको पता है कि कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि एक बात तो तय है, गांधी परिवार के 2 प्रधानमंत्री देश के लिए खून बहा के शहीद हुए हैं। गांधी परिवार के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश की जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, जो आजादी की लड़ाई थी, उसमें सबसे ज्यादा जेल में रहने वाले व्यक्ति हैं, सब पॉलिटिकल लीडर्स में वो आदमी हैं। और जो सेक्रीफाइस इस परिवार का है, कांग्रेस पार्टी में हम ऐसा मानते हैं कि इस परिवार से ज्यादा देश की राजनीति पे, हम पे, हमारी पार्टी की लीडरशिप के लिए किसी का हक हो नहीं सकता है। इन्होंने बलिदान जो दिया उसको कोई नियामल बदल किसी भी पार्टी में नहीं मिलता। इसलिए अभी उससे जोगी साहब आपके पास रहूंगा, लेकिन अभिजीत जी कुछ रिएक्ट करना चाहते थे। देखिए, बड़ा इनकी CWC की मीटिंग हुई और फिर इटली की रानी को फिर से इन्होंने अपनी फिर से रानी ही चुना। ये बड़ा एक देखने वाली बात थी। और बड़ी बात यह कि उसके बाद आपने बाकी 5 स्टेटों के सभी जो स्टेट के आपके प्रेसिडेंट्स हैं उनसे आपने रेजिग्नेशन ले लिया, उनका रेजिग्नेशन आपने कबूल कर दिया और इनका कबूल नहीं किया। मतलब कौन सी गेम आप आपस में खेलते हैं कि हम रेजिग्नेशन देंगे, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। आप रियलाइजेशन करें कि कहीं ना कहीं जो ये देश है अब डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स से चूक चुका है। और डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स से मिलता क्या है? देखिए, डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स के खिलाफ मैं क्यों हूं आपको बताता हूं। उसके खिलाफ ये है कि जो
अनडिजर्विंग ये चीजें होती हैं। अगर जिस तरह से हमारे यहां पर भी है, आगे पता नहीं होता कि क्या कर, जो इंसान डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स में सबसे पहले अपने परिवारवाद की बात करेगा, उसके बाद लोगों में भी अपने परिवार के रिश्तेदारों की बात करेगा, फिर रिश्तेदारों के रिश्तेदारों की बात करेगा, फिर बैकडोर अपॉइंटमेंट्स होंगी, फिर सिर्फ एनसी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, पीडीपी के लोगों को नौकरी मिलेगी। इसीलिए ये परिवारवाद जो है वो समाज के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। तो मुझे लगता है परिवारवाद को यहीं से खारिज कर देना चाहिए। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, तो परिवारवाद का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए तो आज तक आजाद हिंदुस्तान के सबसे कामयाब प्रधानमंत्री कोई रहे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी रहे। क्यों? क्योंकि परिवारवाद जैसी कोई बात नहीं। जी डॉक्टर राशिद, आप देखिए सर, बात ये है कि जब इनका परिवारवाद हो तो इनका परिवारवाद नहीं है, वो बहुत कंपटीशन, कॉम्पिटिटिवनेस है, एफिशिएंसी है और हेरिडिटी है। और जब हमारी कोई बात हो तो वो हो, ये दोहरा मापदंड हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। एक बात ये होगी। दूसरा, इटली की रानी आपने शब्द जो यूज किया है, मुझे लगता है अगर मैं चोरों का राजा मोदी जी को कहूंगा तो कैसे लगेगा आपको? मैं नहीं कहूंगा, वो मेरे प्रधानमंत्री। काइंडली लेट्स नॉट गो स्टूप सो लो। हम यहाँ नीचे चले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। और रहा अगर परिवारवाद की बात जो करेंगे, पीडीपी के लोग करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के करेंगे, नौकरियां करेंगे, ऐसा करेंगे, कांग्रेस के लोग करेंगे, तो फिर बीजेपी के तो 25 परिवार, एक पूरी लिस्ट बनती है बीजेपी के अंदर, जो कि परिवार दर परिवार तीन पीढ़ियों तक जो पॉलिटिक्स में अच्छे चुन के आ रहे हैं वो भी करते हैं। बट मैं उनको कहता हूं कि मोस्ट ऑफ देम जो है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को सबूत किया। पीयूष गोयल का मैं नाम लेता हूं, ठीक है, उनके पिताश्री बड़े अच्छे स्थानों पर रहे, सब कुछ रहे, सांसद रहे, सब कुछ रहे, बट पीयूष गोयल इज डूइंग, आई थिंक ही इज ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट। और कहीं ना कहीं अच्छे सांसद है, पीछे भी रहे, यूपीए के 1-2 में मैंने उनको सुना है, उनकी डिबेट्स अच्छी लगती है। कितने और लोग हैं बीजेपी के अंदर भी जो परिवारवाद जिनको कहा गया बट नहीं है, कांग्रेस के बीच में भी ऐसा है। और मुझे लगता है कि इससे ये जो लोगों का, हम इनको एक जहर का टीका लगाते हैं ना प्रोपेगेंडा करके कि यार डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर अगर हो सकता है, सीए का हो सकता है, पर ये पाप है कि पॉलिटिशियन का बेटा पाप हो तो वो पॉलिटिशियन हो। तो इसमें मैं मुतफिक नहीं, इस पे एक बात लास्ट में जो इन्होंने कहा कि भारत के सबसे कामयाब प्रधानमंत्री जो है वो मोदी जी रहे। मुझे ऐसी अपेक्षा थी, और कि उनकी नीयत पे मुझे कोई फर्क भी नहीं लगता है कि वो बेस्ट एफर्ट करते हैं, बट उनकी करनी जो है, जो ग्राउंड रियलिटी से मुझे एक भी पैरामीटर कोई बता दें कि वो किसी भी देश के प्रधानमंत्री से अच्छे रहें, तो मैं मान जाऊंगा उस टाइम स्केल पे, तो मैं मान जाऊंगा। दुनिया मानने से क्या, रैंकिंग, कोई भी रैंकिंग। जोगी जी आप बताइए, सबसे ज्यादा नुकसान आपके लीडर्स को हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को हुआ है, स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला। क्या और कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं आपकी पार्टी में? नहीं, देखो विनोद जी, सभी पार्टियों के जो परिवारवाद की जो यहाँ बात चल रही है, और यहाँ काफ़ी सारे हमारे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों के जो हमारे प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपनी राय, अपनी बात यहाँ रखी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी जो है कहीं भी कोई इस परिवारवाद से कोई अशूर है। अब रही, आपने जिस पार्टी में मैं हूं, जिस परिवार की आपने ये बात की है, देखो ना, जैसे अभी आपने, मुझे लगता है कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अगर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बने, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर ही बने, तो इसमें क्या आपत्ति है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को कि परिवारवाद की, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी ने अगर ये बात अपने दिल से या अपने मन से जो ये कही, अच्छी बात है, ये जिनको शूट करता है वो इसका जवाब देंगे। लेकिन बाकी रही जो यहाँ हमारी, जिस पार्टी से मैं हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात अगर हम करें, तो आप मेरे को ये बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद जम्मू कश्मीर की एक ऐसी पार्टी है, तो मुझे नहीं लगता है कि परिवारवाद से भी अगर कोई, जिन्होंने, जैसे अभी हमारे जसरोटिया साहब ने कहा, अभिजीत जी ने कहा कि अगर काबिलियत हो और अगर उनका बच्चा अगर कल को पॉलिटिकल पार्टी से आता है, अपने परिवार से आता है, उस बेचारे का गला तो हम दबा नहीं सकते हैं, या उसको हम या बाकी पॉलिटिकल पार्टी के या परिवार से कोई भी उनको रोक नहीं सकता है। लेकिन ये कुदरती स्वाभाविक है कि ऐसी पूरे परिवार को भी ले आना बीच में नहीं, देखो सबको मौका देना चाहिए। नहीं, वो देते हैं ना। उमर अब्दुल्ला से कम कॉम्पिटेंट है अली मोहम्मद सागर, अब्दुल रहीम राज। देखो अली मोहम्मद सागर साहब जो है वो इस वक्त हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, और जिस रथर साहब की आप बात करते हैं, हर एक को अपनी अपनी डिजिग्नेशन होती है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना जो अपने पार्टी में जो हमारी जो
सीनियर लीडरशिप होती है, जो हमारे जो क्या कहते हैं कि ये बाज़ाब्ता इलेक्शन होता है, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। कोई भी परिवार से या किसी भी दूसरे परिवार से भी लोग आ सकते हैं, चुन सकते हैं, लेकिन इलेक्शन में जो डेलीगेट कार्ड जो दिए जाते हैं तो वो अपने आने वाले टाइम में हर साल की तरह अपनी पार्टी की लीडरशिप को चुन के लाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है। परिवार है, राजे का बेटा राजा है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर अगर बन सकता है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी का बेटा जिस पॉलिटिकल पार्टी से उसका परिवार हो और अगर वो चुन के आता है तो बाकी लोगों को क्या तकलीफ होती है, क्या प्रॉब्लम होती है? वो अपनी पार्टी को संभाले ना। जहां उनको कोई प्रॉब्लम आती है, परिवारवाद की बात आती है, और किस प्रेशर में हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जिस तरीके से बात की, वो उनका अपना कहना है, लेकिन हमारा ये मानना है कोई भी आदमी जो है वो आ सकता है। देखिए, आपकी बात बड़ी सही है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। आपने कहा जी, आपने कहा, सुन लीजिए, आपने जनाब साहब आपने बोला था। मैं वही कर रहा हूँ कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा बिल्कुल इंजीनियर बन सकता है। डॉक्टर का बेटा नालायक डॉक्टर ना बने, इंजीनियर का बेटा नालायक इंजीनियर ना बने। ये बड़ी जरूरी है, ये बात बड़ी जरूरी है। और जिस तरह की इलेक्शन की आप बात करते हैं, मुझे बताएं, जो आप इलेक्शन कराते हैं, आज तक उस इलेक्शन में दूसरा कौन खड़ा होता है? अकेला मैं, मेरे को ही वोट पड़ेंगे, दूसरा आज तक कोई खड़ा हुआ कंपटीशन में किसी भी कमाल को भी आगे नहीं किया। तो ये आपको ये चीज समझना पड़ेगी, इलेक्शन को इलेक्शन नहीं है, जिसको बनाना उसको आपने बनाना है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, देखिए एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि फिर क्या होता है, इसके कारण काबिलियत आगे नहीं आती। जैसे मैंने आपको एक बात बताता हूं कि आज क्यों अनुराग ठाकुर जी कामयाब क्यों बने हैं यूनियन मंत्री। आप याद कीजिए कहां से तिरंगा यात्रा उन्होंने शुरू की, किस उम्र के थे वो जब तिरंगा यात्रा शुरू की। यहां पर कठुआ में आके गिरफ्तारियां दी, अपनी जंतर मंतर पे गिरफ्तारियां दी, इंडिया गेट के आगे कितने बारी उन्होंने किया। कब से वो जो है, मुझे लगता है कि ये होते जमीनी स्तर से उभर कर जब नेता ऊपर आता है तभी वो एक कामयाब नेता आता है। लेकिन यहां पर आप देख लीजिए कि मेरे पापा सीएम थे तो मैं भी सीएम बनूंगा, पापा के पापा भी जो सीएम थे तो मैं भी सीएम बनूंगा। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आपको क्या मिलता है? आपकी स्टेट को मिलता है एक चीफ मिनिस्टर जिसे लोग ट्विटर सीएम कहते हैं। पूरी मीटिंग चल रही है और सुन लीजिए ना जी, आप बोलिएगा योगी जी सुनिए ना, साल जो है जो जेल में रहे और उसके बाद जो हमारे डॉक्टर साहब की जो परिवार की बात कर रही है, और उमर साहब के मुकाबले में आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में ऐसा डायनामिक लीडर नहीं है उस पर जिस परिवार की बात करते हैं। मैं आपको इतिहास पढ़िए और ट्विटर की बात जो मैं उमर साहब के डायनामिज्म की बात मैं डायनामिज्म की बात आप सुन लीजिए। आपने डायरेक्ट ट्विटर की जो बात की, लेकिन उमर साहब के बारे में आपको किसी को भी आश्चर्य नहीं होगा, वो चुन के आए थे। उन्होंने लोगों का मैंडेट मिला था, और अगर वो जम्मू कश्मीर के सीएम बने, वो अपने काबिलियत से बने, अपनी पढ़ाई लिखाई से बने। आपने और मैंने उनको नहीं बनाया था। पढ़ाई लिखाई से अगर कोई सीएम बनता तो जितने आईएएस हैं और आईपीएस हैं इनको जरूर मौका दिया जाता चीफ मिनिस्टर बनना। पढ़ाई लिखाई ना, पढ़ाई लिखाई सभी पढ़े लिखे हैं। यहाँ कुछ और ही क्वालिफिकेशन होती है। अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आप जवाब तो ले ही नहीं रहे, आप जवाब तो ले लीजिए जवाब ले लीजिए, जनाब लीजिए ना, जवाब सुनिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह आती है, मैं आपको काबिलियत की बात आपसे कर रहा हूं। काबिलियत बड़ी जरूरी होती है। क्यों काबिलियत? आपने कहा जी बड़े कामयाब मुख्यमंत्री बन गए, एक चली चलाई पार्टी का आपको बना दिया गया। आप मुझे बताएं कि उनके अंदर एक भी ऐसी क्वालिटी मुझे बता देते जिसके कारण उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन उनके अंदर ऐसी थी। आपको याद होगा 2014 की बाढ़, याद है 2014 की बाढ़, और उमर साहब जो हैं एक सुन लीजिए ना, मैं देखिए ऐसे में बहस नहीं करता, ऐसे में बहस नहीं करता ना। आपको मौका मिलेगा, आप बोले ना, वाजपेयी जी ने उनको एक मौका हमने सबको दिया, मौका तो हम सबको देते हैं, मौका हम सभी को देते हैं, लेकिन मौका देने के बाद हम कोशिश करते हैं कि आप लोग लाइन में आ जाए। लेकिन क्या करें ना, आप अपने लीडरों की सबों की क्वालिफिकेशन तो बताइए फिर योगी जी। अब आप अगर अब ये जी आपको मौका मिलेगा, आपको अभी आप बोलेंगे आप मेरे से उम्र में भी बड़े हैं तो मैं ऐसा कैसे बोलूंगा? अगर पब्लिक सुन नहीं पाएगी तो क्या करेंगे? जोगी जी अगर आप ऐसे बीच में बोलेंगे तो आपकी बौखलाहट में समझ सकता हूं। पहले बात तो पूरी सुन लीजिए, फिर उसकी जवाब देना। फिर आप बीच में, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बात में बीच में बोला, आपने बड़ा कुछ कहा, मैंने बोला आपके बीच में। अब मैं भी जो बोल रहा हूं सुन लीजिए, आपको नहीं पसंद आएगा
तो आप जवाब नहीं, आप बताइए, दीजिएगा। आप सुनिए बताइए, अभिजीत जी, बताइए। मैंने कहा कि 2014 में पूरा कश्मीर जो है बाढ़ में डूब रहा था। अब उमर साहब क्या करते हैं, यही मैच्योरिटी आती है ना जब आप ग्राउंड के साथ ना जुड़े हो। उमर साहब एक चॉपर लेते हैं और पहुंच जाते हैं ऊपर ब्रेडे लेकर, और ब्रेडे लोगों पर फेंकना। बताएं, ये चीफ मिनिस्टर का काम है ब्रेडे लेकर फेंकना? और कम से कम इतना तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि कश्मीर के सभी घर जो हैं वो टीन वाले घर, उनकी छतों पर कौन पहुंचेगा? वो किसको ब्रेडे फेंक रहे थे? मुझे आज तक ये समझ नहीं आई उमर साहब की कि वो क्या करते रहे। ऐसी होती है इमेच्योरिटी, इसके अंदर क्वालिफिकेशन काम नहीं आती है। जिसने जमीन पे रगड़े खाए हैं उसको पता होता है कि क्या होता है, लोगों का दुख दर्द क्या होता है। उस समय मैनेजमेंट करते, उस समय इन लोगों को बाढ़ से बाहर निकालते, तो हम मानते कि वो कोई काबिल चीफ मिनिस्टर थे। पापा की डिग्री लेकर, पापा की डिग्री के ऊपर अपना नाम लिखकर अगर कोई चीफ मिनिस्टर बन गया तो मुझे लगता है इससे बड़ी बेवकूफी, इससे बड़ी बेवकूफी मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने आज तक नहीं देखी इससे बड़ी बेवकूफी। डॉक्टर राशिद, ये मैटर बड़ा सेंसिटिव है, सीरियस मैटर है कि जो कंपिटेंट लोग होते हैं राजनीति में वो आगे नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनके वालिद या फिर उनके दादा पहले से ही पॉलिटिक्स पे होते हैं, अच्छे मुकाम पे होते हैं, वो अपने पोते को पूरा मौका दे देते हैं। ये सीरियस मैटर है। बिल्कुल ये सीरियस मैटर है, पर एक बात सोचने की है, यहाँ जो पूरा इश्यूज डिस्कस होने चाहिए सारे सोसाइटी है, और सोसाइटी में डिस्कशन नहीं होगी तो हम एग्री डिसएग्री करेंगे, नहीं करेंगे, प्रोग्रेस कैसे होगा, अच्छी बात है। बट मुझे कभी कभी ये लगता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, कोई और पार्टी भी हो, मुझे लगता है कि ये एक कुछ 1% जो है, जैसे मैंने अभी कहा अपोजिशन पार्टी है, पर मैं ये गिन के कह सकता हूं कि 25-30 से ज्यादा परिवार बीजेपी नहीं है जो हमारी पार्टी है। तो मैं अपने का भी आपको डाटा दे देता हूं। हमारे साथ जो जुड़े हुए एसोसिएटेड, जिनको कहा जाता है कि पॉलिटिकल ऐसे ऐसे जुड़े हुए लोग हैं, पॉलिटिकल डायनेस्टिक हैं या कुछ ऐसा कहा जा सकता है, वो भी यही 25-30 लोग। किसी और पार्टी रीजनल में देखिए 1 या 2 परिवार नजर आएंगे। तो ये कुल मिला के जो देश का पॉलिटिकल इकोसिस्टम है उसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं, और कहीं अगर कोई कमी रहती है तो लोग उसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए बैठे हैं, और जनता कर देती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। बट जो मेन बात है कि वो बीजेपी जो है, जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो इंटेंशन है उसमें मुझे कभी कोई डाउट नहीं रहा। हाँ, उनकी एफिशिएंसी में भी डाउट नहीं था, मगर जो परिणाम ग्राउंड पे आते हैं उसके बाद देखा जाता है ही इज द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वी हैव हैड एवर इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो वो कहने के बाद, कहने का मतलब ये है कि अगर उनको ये है तो कांग्रेस अपोजिशन है, ठीक है, डायनेस्टिक है, सब कुछ मान लिया, तो ये 25 लोग कहां से बैठा के रखे हुए हैं? क्या इनका कॉम्पिटेंट, जो कॉम्पिटेंट हम होने की बात करते हैं वो कांग्रेस के लिए एक होगा, बीजेपी के लिए एक होगा, पीडीपी के लिए एक होगा, अखिलेश यादव की पार्टी के लिए एक होगा, सबके लिए अलग अलग होगा? नहीं, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बीजेपी को सबसे पहले अगर कोई बात होती, प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा वहीं से हमारी डिस्कशन शुरू हुई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में अपनी पार्टी को, सब पार्टी को शायद लेके कोई बात हो, या वो चाहते हैं ऐसा करना। पर अगर वो रियल में ऐसा करना चाहते हैं तो आई थिंक बीजेपी में भी, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ लोग होंगे, उनको साइड पे करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और फिर दूसरी पार्टीज को भी हेल्ड अकाउंटेबल। तो जब तक वो भी नहीं होगा तो किसी एक पे, व्यक्ति पे उंगली उठाना जो है, मुझे लगता है मैंने अभी तक एप्रिसिएशन के लिए किसी का नाम लिया होगा, उसको उंगली उठा के नॉमिनेट करने के लिए नाम नहीं होगा, क्योंकि ये इश्यू ऐसा है कि अगर इसको हम पर्सनलाइज करें तो मैं किसी को भी अनकॉम्पिटेंट प्रूफ कर सकता हूं और किसी को भी कॉम्पिटेंट बना दूंगा। जिसको मैं लाइक करूंगा वो कॉम्पिटेंट है, जिसको मैं लाइक नहीं करूंगा वो इनकॉम्पिटेंट है। हाउ दैट इज गोइंग टू बी, उसका एक ही पैरामीटर है, लोग, जनता। जब जनता के प्रोसेस से जो भी आदमी आएगा, वो पीढ़ी का है, बाहर का है, अंदर का है, जो भी आदमी, लोग जेलों के पीछे से इलेक्शन लड़ते हैं, हम उनको इजाजत देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अनुमति देता है, और वो जीत के आते हैं, और फिर उनका कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो ये कैसे हो सकता है कि एक राजनेता का बेटा या बेटी हो, या वो किसी प्रोसेस से आए और फिर वो कुछ बन जाए, तो उस पर हम छीटा कशी करें, उस पर तंज करें, उसको खड़ा कर दें, उसकी ये मीम्स बनाएं। दिस इज अनफॉर्चुनेट, और ये होता नहीं। अभिजीत जी जैसे जो यंग लोग हैं, मुझे लगता है ये तो करते भी नहीं है अभी तक। देखें, आपने बात की, राशिद भाई ने 2 बातें कर डाली। सबसे पहले बात की काबिलियत की। अब ये काबिलियत की बात करते हो, सबसे काबिल कौन प्रधानमंत्री रहा है, ये पूरा डाटा भी सबके सामने। अब राशिद भाई नहीं देखना चाहते, चले ना देखें, मुझे फर्क नहीं पड़ता इनके कहने से, क्योंकि जो सच्चाई है सच्चाई है। दूसरी बात उन्होंने कही लोगों के मैंडेट की, लोग जिसे मैंडेट देंगे तो मैंडेट भी 2014 के बाद 19 और 24 का भी पहले से ही तय हो गया, आपको पता लग गया लोगों ने किसे वोट डालना है। तो चले, मेरे को लगता है 3 टर्म लगातार एक प्रधानमंत्री जो है वो आपके सामने है, यानी कि लोगों का वो जो है फेवरेट प्रधानमंत्री और कामयाब प्रधानमंत्री। अब आती है काबिलियत की बातें और बाकी बातें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके लिए केवल और केवल गांधी परिवार ही क्यों काबिल है, दूसरा काबिल क्यों नहीं है? आप ये बताएं मुझे। नेहरू जी की आप बात करते हैं, पूरे सब जानते हैं नेहरू जी का इतिहास, मैं बार बार फिर से जीप्स क्या बोलूंगा तो आप उछल पड़ेंगे कुर्सी से, मैं नहीं बात करता, मैं वो बात नहीं करूंगा। उसके बाद मुझे बताएं, एक कामयाब प्रधानमंत्री आपके पास था
जिनका नाम था स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी आपकी पार्टी के षड्यंत्रों के कारण कहां हत्या हुई, जिस खान समा ने उनको जहर दिया, उसको आपकी पार्टी लास्ट तक पाकिस्तान में बिठाकर पेंशन देती रही, वो बेचारा काबिल नहीं था। मैं बताता हूं आपके सामने ही पीवी नरसिम्हा राव जी, क्या वो काबिल नहीं थे? उनकी तो आपने लास्ट में बेचारों को वो जगह नहीं, आपने अपने परिवारवाद के साथ आप इतने ग्रस्त हैं, इतने परिवारवाद में डूबे हुए हैं आप लोग कि जहां पर आपके गांधी परिवार के लोगों की आपने समाधियां बनाई है, बेचारे नरसिम्हा राव जी को आपने समाधि नहीं बनाने दी क्योंकि वो गांधी परिवार के नहीं थे। ये होता है परिवारवाद, जो घातक परिवारवाद होता है, इसके कारण ही। और जो आपने 20-25 की बात की, तो जनाब 350 से ज्यादा का आंकड़ा है हमारा मेंबर पार्लियामेंट का, तो आपको तो गिने चुने 20-25 है, तो 20-25 के 20-25 आपके परिवारवाद से ग्रस्त हैं, तो आप खुद ही अपनी बात के अंदर फंस रहे हैं। इसीलिए परिवारवाद की डेफिनेशन जो है, परिवारवाद की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। जोगी जी के बाद आपके पास आता हूं, जोगी जी को मौका नहीं मिला। जोगी जी, जिस तरीके से अभिजीत जी ने कहा, कंप्यूटेंसी पर सवाल उठाए उमर अब्दुल्ला जी। देखो, इसका जवाब तो मैं इनको क्या दे दूं। ये लगते हैं कि मुझे लगता है कि अब ये नए नए राजनीति में आए हैं, और पहले ये जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ थे, आप जिस पॉलिटिकल पार्टी में ये आके यहाँ के जो प्रवक्ता बन के जो ये जवाब दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इनको उमर अब्दुल्ला साहब के बारे में उनका इतिहास, उनकी पढ़ाई लिखाई या उनकी जो 2014 की ये बात करते हैं, अगर ये खुद देखेंगे कि उस वक्त ऐसे चीफ मिनिस्टर जो पूरे जम्मू कश्मीर की, जिनके हाथ में डोर बाग थी, और एक स्वाभाविक है कि वो ऐसा आप वो जो आई उस वक्त, वो सैलाब के कारण जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जिन लोगों की जाने गई, या उस वक्त, क्योंकि ये ऊपर वाले की तरफ से ही मार थी, लेकिन उनसे जितना हो सका उन्होंने बखूबी उस चीज को निभाया। ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में उमर अब्दुल्ला साहब डटे फेंक रहे थे, ये भी याद नहीं, वो डटे रहे, वो डटे रहे, ऊपर वाले के बीच वो डटे रहे, लेकिन आपको नजर नहीं आता है, वो वो नजर नहीं आता है। आप 2014 की उस फाइल को शीशा लगा के देख लीजिए। अभिजीत जी का रिप्लाई देना है आपको, जो उन्होंने कहा नेहरू परिवार। जब हम बीजेपी से पूछते हैं, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, आ रहा हूं सर, और जब हम बीजेपी से पूछते हैं और कहते हैं यार ये देश की सड़कें, ये देश के जहाज, ये इंडस्ट्रीज, ये कारखाने, ये 7.8% की ग्रोथ, ये इंडस्ट्रियल, ये क्या सिर्फ पिछले 7 साल में थी और आप -23 पे। जब हम ये कहते हैं कि आज़ादी, जंग आज़ादी में आपका कोई हिस्सा नहीं, आपकी कोई योगदान नहीं, आपके लोग तो माफिया मांगते थे, तो वो हमेशा हमारे लीडर पे हथियाने की उनकी बात करते हैं। वो कहते हैं बाबा राव अम्बेडकर के साथ ये था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ये था, मौलाना आजाद के साथ ये था, ऐसा हुआ। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को और स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव जी को ले आते हैं। ये सारे लीडर किसके थे? इनको प्रधानमंत्री किस पार्टी ने बनाया? इनको जो होम मिनिस्टर है किसने बनाया? इनको लॉ मिनिस्टर किसने बनाया? ये कौन लोग थे? ये कांग्रेस पार्टी की डेमोक्रेटिक जो एक सोच है उसके हिस्सा थे। और जिस मकाम पे लाल बहादुर शास्त्री रहे, जिस मकाम पे पीवी नरसिम्हा राव रहे, इन्होंने एलके आडवाणी को तो उस पे नहीं बैठने दिया ना। मुरली मनोहर जोशी को उस पे, वो तो इनके विषम पितामह में से हैं, उनको नहीं बैठने दिया ना। तो ये वो लोग जिनका परिवार है नहीं, प्राइम मिनिस्टर आप बेचारे शादी की वो भी छुपा के रखी, चलते रहे कहीं जैसे भी, तो अब उन पे पर्सनली तो नहीं मैं जाऊंगा। तो वो परिवार की भावना, परिवार का इन्वॉल्वमेंट, परिवार का इन्वॉल्वमेंट नहीं समझ सकते। और जब नहीं कोई समझ सकता तो उसका भी एक अपना अधिकार होता है, वो उनका अपना है, जो कहें उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बट जिनका परिवार है, जैसे जय शाह है, तो कभी जिंदगी में बल्ला नहीं उठाया जय शाह ने, अमित शाह जी के बेटे ने, और वो क्रिकेट को राज करते हैं। तो ये परिवारवाद तो बिल्कुल नहीं होता, और ये कॉम्पिटेंट है कि उनको क्रिकेट का पता नहीं। पर राजनीति में अगर किसी का बच्चा बचपन से लेकर के उंगली पकड़ के राजनीति यहां तक आया हो, तो वो भाई वो गलत है। ये नहीं हो सकता, दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। और जहां तक स्टैटिस्टिक्स की बात रही, तो मुझे लगता है उस पर कोई अगर डिबेट हो जाए कि कौन देश का सबसे प्रिय प्रधानमंत्री रहा, तो हम उस पर बात करें। उदाहरण है जैसा कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देखिए, मुझे नहीं लगता वो भी नहीं। अजीत डोवल के बेटे जो हैं वो पाकिस्तानी और दुबई के बिजनेसमैन जिनके पार्टनर हैं, खासकर पाकिस्तान के शुगर बैरन है, जैसे हमारे यहाँ पोंटी चड्डा लिक्वर बैरन होता है, वहां वो है, या वो उनके पार्टनर हैं। और पाकिस्तान वही पाकिस्तान जिसको के ये कहते हैं भाषणों में कुछ भी, वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। और वो सिक्योरिटी की लीकेज जो है
हो सकती है, ऐसे चलिए। पक्ष हैं, मतलब कहते हैं। एक मिनट सिक्योरिटी की लीकेज जो होगी ना, वो सलमान खुर्शीद जैसे लोग, जगदीश टाइटलर जैसे लोग आपने रखे हुए हैं। अब सुनिए, अब आप सुन लीजिए ना, एक बात मुझे समझ नहीं आती जो मैं इनसे पूछना चाहूंगा। ये बार बार राशिद भाई ना बोलते हैं कि हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम, हमने आजादी दिलाई। हाँ, ये चंद्रशेखर आजाद, हाँ, सुखदेव, अपने भगत सिंह, अगर ये गिनेगा तो शहीद हजार लोग शहीद हैं, शहीद बाद भगत में सिंह हजार जी, लोग हैं। शहीद भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र नहीं, और बोस, आप क्या वो लिस्ट नहीं कांग्रेसी गिन थे? सकते। जिन्होंने इनमें से कईयों ने अपने जो जिनको फांसी दे दी गई, क्या वो कांग्रेस के थे? ये कहां का ठीकरा फोड़ते हैं और बोलते हैं 14 साल हमारे, ये बोलते हैं हमारे नेहरू जी ने सबसे ज्यादा जेल बिताई है। अरे आपको पता है क्या 5 स्टार अरेंजमेंट होता था उनका, वहां पर अंग्रेज खुद कराया करते थे। जब नेहरू जी का मन करता था तो अंदर, जब नेहरू जी का मन करता था बाहर, किस तरह की जेल। और आपको याद होगा अंग्रेजों ने ये कहा हुआ है कि ये है तो अंग्रेज ही है, लेकिन हाँ है ये हिंदुस्तानी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जोगी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।